इस बार अपने स्प्रिंग गार्डन में मैंने इतनी तरह के इतनी वैरायटीज़ के फ्लावरिंग प्लांट लगाए कि मुझे खुद भी याद नहीं है। और ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। काउंट करके बताइएगा कि कितनी तरह की वैरायटीज़ लगा रखी थी मैंने गार्डन में। बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन का काम है, बहुत रेगुलर और पंक्चुअल रहना पड़ता है अगर आप इस तरह से अपने गार्डन को डेवलप करना चाहते हैं। और ख़ासकर वो लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हैं, उन्होंने देखा होगा कि कितना अनकेप्ट था ये गार्डन। धीरे धीरे करके ये एक बहुत ही खूबसूरत रस्टिक गार्डन में तब्दील होता जा रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ करना है, पर फिर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज का जो वीडियो है वो मच अवेटेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों को मेरे स्प्रिंग गार्डन का ओवरव्यू देखना था। मौसम अब तेजी से बदलने लगा है, समझ लीजिए बदल चुका है, और धीरे धीरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट स्पेंड भी होने लगे हैं। पर बहुत दिनों से सब लोग ये कह रहे थे कि गार्डन का ओवरव्यू तो देखना ही है। तो चलो आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो में बात करते चलेंगे और दिखाते चलेंगे कि मैंने क्या क्या लगाया, क्या क्या खिला, किस कदर खिला। तो चलो चलते हैं मेरे खूबसूरत फूलों के संसार में। वीडियो को शुरू करते हैं, पर उसके पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे गार्डनिंग एस्थेटिक्स को फॉलो कीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट्स आप तक झटपट पहुंचे। वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उन पे कमेंट करना, उन पे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि यही वो मोटिवेशन है जो मुझे फर्दर नए कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हमारे वीडियोस भी ज्यादा स्प्रेड होते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, तो नए लोग हमसे जुड़ते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं ओवरव्यू। देखो, ये तो एक सिंपल सा कन्फेशन है कि मैं अपने पूरे गार्डन को आपको एक वीडियो में दिखा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा फूल खिले हैं, इतना खूबसूरत हो रखा है गार्डन। इस समय अपनी पीक पर है और मुझे लगता है कि शायद टेम्परेचर बढ़ने के संग ही डाउनफॉल भी शुरू हो जाएगा। पर मेरी पूरी कोशिश है कि हर एक हिस्से को आपको दिखा तो दूं ही सही। जितने भी फूल मैंने लगाए हैं, मुझे लगता है 32 वैरायटी के फ्लावर्स मैंने लगाए हुए हैं, वो सारे आपको कैसे दिखाऊं एक वीडियो में ये समझ नहीं पा रही हूँ। पर कोशिश करूंगी कि हर एक हिस्से को डिटेल में दिखाऊं, या छू करके तो एटलीस्ट निकल ही जाऊं, ताकि आपको उसको देखने का मौका मिले। और जो लोग शुरू से मेरे वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं कि पिछले साल अप्रैल के मंथ में इस घर में मैं आई थी। बहुत खराब यहाँ की मिट्टी थी, बहुत खराब यहाँ का पानी था, क्योंकि पानी का जो टीडीएस है वो बहुत ज्यादा है, और ये पानी बहुत सारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पर फिर भी, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी और मुझे एक शौक है, दूसरा एक रेगुलर हैबिट है मेरी गार्डन में कुछ करने की, प्लांट्स के संग कुछ करने की और सही तरीके से करने की कोशिश करने की, तो उसको देखते देखते मैंने धीरे धीरे एक बहुत ही अव्यवस्थित बैरन गार्डन को एक खूबसूरत फ्लावर फिल्ड पैराडाइज में बदल दिया। और गर्मियों में तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने सुंदर हो रखे थे ट्रॉपिकल प्लांट्स। एक अलग लेवल पे ही गार्डन पहुंच गया था। पर स्प्रिंग में जो फूलों का ऑरा है ना, वो आप देख करके दंग हो जाएंगे। तो चलो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लगा रखा है, कैसे कैसे लगा रखा है। नवंबर तक गार्डन में पॉइंसेटिया और क्रिसेंथेमम यानी कि गुलेदाउदी बहुत ही अच्छी खिली थी। वो इस वीडियो में नहीं शामिल करेंगे, हम बात करेंगे उसके बाद की, क्योंकि उसके पहले के विजुअल्स तो आप शॉर्ट्स में, रील्स में कहीं ना कहीं देखते ही रहे हैं, मेरे वीडियोस में भी देखते ही रहे हैं। पर आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरे प्रयास कैसे लगे, आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे, कौन सा फ्लावरिंग प्लांट आपको बहुत अच्छा लगा, किस प्लांट से जुड़ी हुई जानकारी आपको चाहिए ताकि आप अगले साल बहुत बेहतर ढंग से इसको उगा सकें। पर मैं बताती चलूंगी अपनी कमेंट्री में कि कौन सा प्लांट मैंने कैसे उगाया है, कैसे लगाया है, कि क्या आपको अगले साल करना होगा जिससे आप भी एक खूबसूरत सुंदर सा गार्डन तैयार कर सके। पर देखो, आपके पास लॉन है नहीं है ये मैटर नहीं करता है, आप कंटेनर्स में भी बहुत अच्छा गार्डन बना सकते हैं। और मेरे पिछले घर में जो पूरा गार्डन था वो सिर्फ कंटेनर्स से बना हुआ था, आप सबने देखा रहा होगा। यहाँ पर मेरे पास जमीन है तो बहुत सारे फूल जमीन में लगाए, पर मेजरली अभी भी मैं अपने प्लांट्स कंटेनर में ही रखती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं उनको अपने साथ ले जाना चाहूंगी। और साथ ही साथ क्यारियों में कुछ प्लांट्स अपने में से निकाल करके लगाती जा रही हूँ, सो दैट कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो इस गार्डन को बिल्कुल वैसा नहीं छोड़ के जाऊं जैसा कि मुझे मिला था।
इतने फूलों को लगाने का फायदा ये हुआ कि इतने तरह के पॉलिनेटर्स आए कि मैंने तो कभी इतनी तरह के पॉलिनेटर्स अपनी आंखों से देखे ही नहीं थे। कौन कौन नहीं आया, कोई भी ऐसा पक्षी नहीं बचा जो नहीं आया, कोई भी ऐसा वैस्प नहीं बचा, कोई भी ऐसी बटरफ्लाई नहीं बची। उनके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। पूरे गार्डन को मैंने कई पोर्शंस में बांट रखा है और अगर कई पोर्शंस में बांटूंगी नहीं तो मैं उसको आपको समेट के दिखा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि बड़ा एरिया भी है और मैंने बहुत सारे इस बार फ्लावरिंग प्लांट लगा दिए थे, वैरायटीज भी बहुत थी। तो एक एक पोर्शन को नेल करते चलेंगे। ये जो पोर्शन था इसको पोर्शन नंबर 1 कह रही हूँ और इसमें मैंने कौन कौन से फ्लावर्स लगाए हैं ये आपने देखे होंगे। मेजरली डॉग फ्लावर, साल्विया, एशियाटिक लिली, सेनेरेरिया, पोइंसेटिया, डहेलिया और प्राइम रोज जैसे बहुत सारे फूल, बिगोनिया, पेटूनिया, गजेनिया, इस तरह के फूल इस एरिया में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है शायद 2-4 छूट भी रहे हैं, पर खैर एनीवे, सैल्विया, स्टॉक के फूल इस एरिया में मेजरली लगे हैं। इन गार्डन से एंटर करते ही अभी जो मैंने दिखाया वो था लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन। अब हम चलते हैं राइट पोर्शन में, पोर्शन नंबर 2 में। इस एरिया का जो मेजर हाइलाइट है ना वो तो जेरेनियम्स है, डहेलिया है, पिटूनिया है, कलैंकोई लगाया है मैंने, स्वीट पी बहुत सारे लगाए हुए हैं। और मुझे बेसिकली तो जेरेनियम्स इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं हर विंटर्स इनको काफ़ी बड़ी तादाद में लगाती हूँ, क्योंकि इनमें एक तो कलर बहुत अच्छे होते हैं, दूसरा ये लेट तक खिलते रहते हैं। और अब जब धूप बढ़ेगी ना तो मैं इनको थोड़ा शेडी एरिया में कर दूंगी, तो जब हम इनको थोड़े शेड में कर देंगे तो ये कुछ और दिनों तक खिल जाते हैं। और अगर आप इनको बारिश में संभाल लेंगे तो ये आराम से चलते रहते हैं, फिर इनकी कटिंग्स आप आराम से बना सकते हैं। पिटूनिया में जो रेड कलर का और पिंक कलर वाला जो स्टार पिटूनिया होता है ना, देखो ये कितना खूबसूरत और कितना अट्रैक्टिव लगता है। एक ये पिंक कलर भी मुझे बहुत पसंद है। अब समय आ रहा है इनके सीड कलेक्ट करने का, बताऊंगी मैं कैसे सीड कलेक्ट करते हैं। पर जो स्टार पिटूनियाज होते हैं ना, इनके सीड्स जब हम डालते हैं तो नॉर्मल फूल ही आते हैं, क्योंकि ये शायद हाइब्रिड होते हैं तो इनके जो सीड्स होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। और इस एरिया में डहेलिया भी बहुत सारे लगाए थे और बहुत अच्छे से डहेलिया खिले, बहुत सारे कलर के खिले। जमीन में डहेलिया लगाने का बस ये खाद फायदा होता है कि लंबे समय तक खिलते रहते हैं। और स्वीट पी मुझे बहुत पसंद है और गर्मियों में सोच रही हूँ इस जगह पे अपराजिता के वैरायटीज अलग अलग कलर की लगा दूंगी। और मैंने एक ब्लू प्लास्टिक की नेट लगा दी थी 2 पेड़ों के सहारे, उन पे ही इनको चढ़ा दिया था, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो ये ग्रो हो नहीं पाते हैं। पर इस बार कमाल के खिले ये और इतने सीड्स हो गए हैं, 5-7 किलो इनके बीज कलेक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कई एरियाज में इनको निकाल लगाया था और इनकी बहुत फलियां जो होती हैं संभाल के रख लेने से अगले साल फिर खूब खिलेंगी। और इसी एरिया के आगे वाले हिस्से में मैंने कैबेज, ऑर्नामेंटल कैबेज, कैलनकोई यानी कि कलांचू के प्लांट्स लगाए थे। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों में ही कम पानी की ज़रूरत होती है और दोनों एक साथ बहुत अच्छे से जाते हैं और बहुत एस्थेटिक भी लगते हैं। और ये कलर मेरे पास पहली बार आया था नेस्टर्शियम का। मैंने इसके सीड्स बचा करके रख लिए हैं, अब अगली साल होपफुली काफ़ी सारे ये वाले नेस्टर्शियम ग्रो कर पाऊंगी। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नेस्टर्शियम उगता है, क्योंकि हमेशा डलता रहता है तो इसके सीड्स मिट्टी में पड़े रहते हैं। पर इस एरिया का जो हाईलाइट है ना वो है ये वाइट और पर्पल डेजी। ये इतना सुंदर खिले इस बार, पर मुझे लगा कि शायद मुझे इनको क्यारियों में लगाना चाहिए था, पर मैंने लगाया इनको प्लांटर में। पर अगली साल पक्का इन्हें क्यारियों में लगाऊंगी। इसके अलावा इस एरिया में पिटूनिया भी खिली और बहुत जम के खिली। अफ्रीकन डेज़ी जो राखी की जैसी होती है ना, ये भी बहुत ही क्यूट और अच्छी होती हैं। और इनको भी अगर अभी तक नहीं लगाया है तो लगाना। इस देखो ये पूरा हिस्सा जो है ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है। यहाँ वर्बेना का ये जो कलर खिला ना, ये बड़ा अनयूजुअल अनकॉमन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और किस-किस के यहाँ इस कलर का खिला था। इसके अलावा इस पूरे एरिया में पैंज़ी और वियोला बहुत अच्छे से ग्रो हुए। और मैंने एक स्टेयरकेस पे पैंज़ी को मग प्लांटर्स में लगा दिया था और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसके अलावा छोटे वियोलास को मैंने हैंगिंग प्लांटर्स में लगाया था और ये काफ़ी खिले। बस इनकी प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे ही टेम्परेचर 27 डिग्री तक जाता है, ये कोलैप्स कर जाते हैं एकदम बुरी तरह से। पर इनके सीड इकट्ठा कर लेने से अगले साल काफ़ी सारे प्लांट ग्रो हो पाएँगे। और मैं कैसे सीड कलेक्ट कर रही हूँ, ये भी आपके संग शेयर करूँगी।
पर पैंजी और वियोला इस बार मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा खिले और मुझे हमेशा इनमें एक ऐसा क्यूरियस फेस दिखाई देता है। आपको भी दिखाई देता है क्या? इनके कलर्स तो अच्छे होते ही हैं और मुझे बड़े वालों से ज़्यादा अच्छे ये छोटे वाले लगते हैं। इस एरिया का ये वाला जो हिस्सा है ना, वो मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है, क्योंकि एक पुराना रॉटन गेट पड़ा हुआ था, उसको मैंने गार्डन में इस जगह पे लगवा दिया था और उसमें मेजरली पेटूनिया, कोलियस और ब्लू अफ्रीकन डेज़ीज़ वगैरह ही लगे थे। कोई ख़ास अलग प्लांट तो नहीं लगा था, पर उसकी वहाँ पे जो पिटूनिया खिली ना, वो बहुत ही लाजवाब थी, बहुत सुंदर खिली। इसी एक स्टेयरकेस पर जेरेनियम को मग प्लांटर्स में लगा रखा है। अब धीरे-धीरे एक-एक बंच आने लगा है और जेरेनियम तो अपने दूसरे वाले गार्डन में भी शुरुआत में स्टेयरकेस पर इसी तरह से लगा रखे हैं और ये भी अच्छे खिल रहे हैं। काफ़ी अच्छे इनमें थिक बंचेस आ रहे हैं और ये जो एरिया है इसको मैं थर्ड पोर्शन में काउंट करूंगी। हालांकि एक सेपरेट लॉन का एंट्रेंस है जहां पर मैंने जेरेनियम लगा रखे हैं और जेरेनियम को आप गर्मियों में आराम से बचा सकते हैं। बस आपको इसको किसी लो सनलाइट एरिया में रखना होगा और पानी कम डालना होगा। दूसरी तरफ स्टेयर केस पे इस तरह से बेगोनियाज लगा रखे हैं, वो भी अच्छे खिल रहे हैं। एक पूरे एरिया में समर वर्बेना और कैलिफोर्निया पॉपी के प्लांट लगे हुए हैं। कैलिफोर्निया पॉपी इस लिहाज से अच्छा होता है कि अगर आपके पास पानी डालने का समय नहीं है या बहुत सनलाइट वाला एरिया है जहाँ पर आप जल्दी-जल्दी पानी नहीं डाल सकते हैं, तो इनको बहुत आराम से सीड से ग्रो कर सकते हैं। मैंने 2 पैकेट सीड्स मँगाए थे और इतने प्लांट हुए ना कि मैंने घर के अंदर, घर के बाहर बहुत जगह कैलिफोर्निया पॉपी लगा दी है। और ये जो समर वर्बेना है, ये तो पिछली साल के पड़े हुए प्लांट्स रहे होंगे, सीड्स रहे होंगे जो अपने आप ही अब ग्रो हो गए हैं और ये समर वर्बेना बचे रहेंगे और कैलिफोर्निया पॉपी सीड्स देके खत्म हो जाएंगी। और इन्हीं के आगे लगे हुए हैं सेल्विया और नेस्टर्शियम। नेस्टर्शियम तो मैंने बताया कि सीड्स हमारे यहाँ मिट्टी में पड़े रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं और जितने प्लांट ग्रो हुए थे उनको सबको मैंने निकलवा करके घर के अंदर, घर के बाहर पूरी तरह से अच्छे से फैलवा दिया था और यहाँ तक कि जो हमारी हेजेस थी ना उनके ऊपर भी हमने इस तरह से नीचे लगा करके चढ़ा दिया था, तो इतना अच्छा लुक आ गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर इस बार की विंटर की जो हाइलाइट थी ना, वो आइस प्लांट था। मैंने इनके भी 2 पैकेट सीड्स अमेज़न से मँगाए थे और बहुत सारे ऐसे कलर खिले जो मैंने शायद अभी पहले कभी देखे ही नहीं थे। मुझे पता ही नहीं था कि आइस प्लांट में ये कलर भी आते हैं। जैसे एक बहुत ही पाउडर पिंक सा, एक पीच सा कलर था, बहुत ही अनकॉमन, वो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और इनके फिर मैं यही करूँगी कि अलग-अलग पैकेट्स में अलग-अलग कलर के सीड्स कलेक्ट करूँगी, सो दैट कि अगली बार जब मैं डालने लगूँ तो मुझे पता हो कि किस कलर के कितने प्लांट हैं और मैं इनको कलर वाइज़ सेग्रीगेट करके लगाना चाहूँगी। पर देखो कितना अमेज़िंग व्यू है ना, कितना सुंदर है और मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये आप लोगों से पूछूँ कि सबसे अच्छा किस फ्लावर का डिस्प्ले आपको लगा, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहोगे आइस प्लांट बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि यकीनन ये इस बार इतना सुंदर खिले ना कि दिल इन्होंने खुश कर दिया और बहुत सिंपल होता है। आइस प्लांट को बस पानी कम से कम डालो क्योंकि ये बेसिकली एक सक्यूलेंट होता है और मैं तो हमेशा इसको बेबी सनरोज का बड़ा भाई कहती हूँ क्योंकि बेबी सनरोज तो सेम ही फ्लावर होते हैं, छोटे होते हैं और 1-2 कलर आते हैं उनमें, पर इसमें कितने अनगिनत कलर आते हैं और अगर कभी भी नहीं लगाया है ना तो अगली बार आप ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर फूल होता है, जो बहुत शानदार व्यू करता है। दूसरा कोई केयर नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ भी नहीं। बस बीज डाल दो, फिर सैपलिंग्स निकाल कर के लगा दो और बहुत आसानी से बीज से ग्रो होता है। बस हमेशा पानी का ध्यान रखना और फुल सनलाइट एरिया में लगाना। जैसे ही दोपहर में धूप होती है, ये एकदम से खिल जाते हैं फक से और जैसे ही सूरज ढलता है, ये पूरे के पूरे सिकुड़ जाते हैं। और अब जबकि मुझे इनके सीड कलेक्ट करने हैं तो हमने इनमें पानी डालना बंद कर दिया है सो दैट कि ये जल्दी से जल्दी ये प्लांट सूखे और इसमें जो सीड पॉड्स बनी हुई हैं उनमें सीड्स पक जाएं। इसके अलावा इस समय तो यूफोर्बिया मिली भी बहुत कलर्स में बहुत सारे खिल रहे हैं और मैंने इनको एक कॉर्नर में कैक्टस के संग स्टैक करके रख दिया था और इनके बगल में व्हाइट कलर के देखो कैंडी टफ्ट भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। कैंडी टफ्ट के भी मैंने सीड्स ही मंगाए थे और सीड्स को डायरेक्टली उस जगह डाल दिया था। प्लांट के अलावा दूसरी जो हाइलाइट थी ना इस साल की वो थी स्टॉक के फूल और स्टॉक की मैं सैपलिंग्स लेके आई थी नर्सरी से। उसमें सिंगल पेटल, मल्टी पेटल बहुत तरह के व्हाइट और पर्पल कलर के स्टॉक के फूल खिले, कुछ पिंक कलर के भी खिले और इतने
अच्छे ये प्लांट होते हैं ना कि मुझे लगता है कि शायद क्यारियों में या गमलों में लगाने के लिए इसलिए बेस्ट है, क्योंकि प्लांट जो होता है वो बिल्कुल भी लेगी नहीं होता है, बिल्कुल भी लुढ़कता नहीं है, एकदम स्टिफ और हार्ड रहता है। तो जो इसका डिस्प्ले होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो डबल पेटल वाले होते हैं ये देखने में भी इतने सुंदर लगते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिनेटर फ्रेंडली भी है। बहुत पॉलिनेटर्स आपको इनके ऊपर इनवाइटेड दिखाई देंगे। और इसके साथ ही इनके साथ और इसी हिस्से के सामने वाले पार्ट में मैंने लगाए थे नेस्टर्शियम के कुछ प्लांट, क्राउन डेज़ी के प्लांट्स, और इसके साथ ही स्वीट पी के प्लांट, क्योंकि मैंने एक जाली वहाँ पर लगवा दी थी, वेस्ट पड़ी हुई थी मेरे पास, तो उसपे चढ़ाने के लिए मुझे अच्छा आइडिया लगा कि मैं स्वीट पीस को चढ़ा दूँ, और उसके आस-पास मैंने क्राउन डेज़ी के प्लांट्स लगा दिए। स्वीट पी का फ़ायदा ये होता है कि इन पे इतने ज़्यादा पॉलिनेटर आने लगते हैं ना कि आपके गार्डन में सीड्स वगैरह बनने के चांसेस भी खूब अच्छे हो जाते हैं। और साथ ही साथ एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है तरह-तरह के पॉलिनेटर्स को देखना और उनकी खूबसूरती को एन्जॉय करना, और फिर एक फीलिंग भी आती है कि चलो हमने कम से कम दूसरों के लिए, दूसरे जीवों के लिए भी कुछ किया तो है। वैसे भी पॉलिनेटर गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में और बाहर के देशों में बहुत पॉपुलर है। लोग डेलिबरेटली बनाते हैं पॉलिनेटर गार्डन। पहली बार मैंने फ्रीशिया के फ्लावर्स लगाए थे, और आप इनको मान सकते हैं कि ग्लैडियोलस का छोटा वर्जन, पर बहुत ही सेंटेड खूबसूरत फूल होता है। और क्योंकि बल्ब से ग्रो होते हैं तो अब ये हमेशा के लिए मेरे पास बल्ब्स हो गए, और सॉइल में अंदर ये फिर मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। पर इनकी जो कलर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, और फूलों का जो खुशबू थी वो बहुत अच्छी थी, और इनको भी मैंने कैंडी टफ्ट के संग ही मिक्स करके लगाया था। कैंडी टफ्ट को डायरेक्टली ज़मीन में डाल दिया था, जिसमें से बीच-बीच में ये उगे, और सारी तरफ व्हाइट कलर के कैंडी टफ्ट थे। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही कलरफुल सा। और दूसरा कैंडी टफ्ट लगा देने का फ़ायदा ये हुआ कि इनके संग थिकनेस ऐड हो गई, क्योंकि ये प्लांट उतना डेंस नहीं होता है ना, और फूल भी जो होता है वो स्टेम जो है वो थोड़ी गिरती रहती है। तो कैंडी टफ्ट के संग लगा देने से ये ज़्यादा एस्थेटिक दिखाई दे रहे हैं। के साथ मैंने लगाए थे कॉस्मस के प्लांट, और कॉस्मस भी वाइट, पिंक और मजेंटा इन कलर्स में खिले। अब ये भी सीड पॉड्स इनके बनने लगे हैं, इनके सीड्स रख लेंगे तो अगले साल हम इनको सीड से ग्रो कर लेंगे। और इस साल भी मैंने इनको 2 पैकेट सीड्स मँगाए थे और अलग-अलग एरियाज़ में इनको डाला था। पर इस एरिया में जितना अच्छा खिला, उतना और किसी एरिया में नहीं खिला। यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत शानदार खिला। अलावा ये व्हाइट कलर के छोटे डेज़ीज़ मैंने लगाए थे, और ये तो मुझे लगता है कि शायद कॉर्नर्स में, क्यारियों में लगाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हालाँकि मैंने इनको छोटे प्लांटर्स में लगाया था। और जो मेरा चौथा एरिया है, वहाँ पर चौथे पोर्शन में मैंने ये सीड से पैन्सी लगाए थे, और सारे एक कलर के खिले, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने मँगाया तो मल्टी कलर था, पर उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ येलो और पर्पल और प्लेन येलो कलर के सीड से। एलिसम भी इसी एरिया में लगाया हुआ है, और इनकी जो खुशबू होती है वो कितनी अच्छी होती है ना। अब हम इनके सीड्स कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कैलिफोर्निया पॉपी के सीड्स भी डायरेक्टली सो कर दिए थे। अलावा ट्रीज़ के या बुशेस के जो चारों तरफ घेरे बने थे, उनमें मैंने मेजरली साइनेरेरिया और पेटूनिया के प्लांट ग्रो किए, और इनकी मैंने सैपलिंग्स ली थी और इनको ट्रीज़ के नीचे चारों तरफ लगा दिया था। जो और मुझे लगता है कि ट्रीज़ के नीचे लगाने के लिए ये दोनों प्लांट बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये कम लाइट में भी अच्छे खिलते हैं। इस बार हमारे यहाँ व्हाइट मैरीगोल्ड जो है ना वो कमाल का खिल रहा है, और मैं जब इनको प्लांटर्स में लगाती थी तो ये हमेशा कुछ दिनों बाद खराब हो जाते थे, मर जाते थे। पर मिट्टी में देखो अभी तक ये कितना बढ़िया चल रहे हैं, और कितना बढ़िया इनमें फूल आ रहा है। इस बार डहेलिया बहुत अच्छे खिले, और ये रेड वाला देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जो कलर है वो बहुत ही वाइब्रेंट है, और ये व्हाइट वालों का साइज़ देखो कितने बड़े हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ख़ास डाला गया हो, सिंपल वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या थोड़ा डीएपी डाल देते हैं, पर ये जो वैरायटी होती है ये अलग ही होती है, इसका साइज़ वैसे भी बड़ा ही होता है। और इस बार खूब कलर्स में डहेलिया खिले, अलग-अलग साइज़ के, अलग-अलग शेप के, अलग-अलग वैराइटीज़ के, बहुत ज़्यादा लगाए। अब बस थोड़े दिनों में इनके जो ट्यूबर्स होंगे इनको निकाल करके सैंड में अच्छे से सुखा करके पैक करके रख लूँगी, ताकि अगले साल हम अपने ट्यूबर से ही अपने डहेलिया के प्लांट पूरी ग्रो कर पाएँ। डहेलिया के प्लांट्स जब लाते हैं तो उनकी तुरंत ही कटिंग्स बना लेते हैं, और बहुत जल्दी ये ग्रो होती हैं। उससे हमारे प्लांट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और कम प्लांट लाके हम ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं।
और डहेलिया भी कई वैरायटी के लगाए, इस तरह के छोटे ड्वार्फ डहेलिया लगाए, इसके अलावा सिंगल पेटल वाले सीड से ग्रो करके भी लगाए। और सिंगल पेटल वालों की खासियत ये होती है कि जब आप इनको डेंस अगर लगा दोगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि मैंने उतना डेंस नहीं लगाया है, पर ये प्लान कर रही हूँ कि अगली बार इनके सीड्स को भी रख लूंगी और अगली बार इनको बहुत डेंस लगाऊंगी ताकि एक बहुत ही अच्छा सा व्यू दे। और पहली बार में मुझे ये समझने में भी टाइम लगा, अब की बार मुझे आइडिया मिल गया है कि अगली बार अगर मैं यहाँ रही तो किस जगह मैं कौन से प्लांट्स को लगाऊंगी या कौन सा प्लांट किस जगह पे बेस्ट परफॉर्म करेगा। मैरीगोल्ड भी देखो मैंने सीड अमेजोन से मंगाए थे, कितने बढ़िया खिले, बहुत ही बड़े बड़े। और गेंदे के बीज तो कलेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, बस इन फूलों को सुखा करके आप अच्छे से ड्राई करके रख लीजिए और किसी प्लास्टिक के पाउच में रख लो या किसी एयर टाइट जार में रख लो, अच्छा होगा। और वो जो सिलिका वाले छोटे पाउचेज आते हैं ना, वो इसमें डाल दो तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा और बीज अच्छे से आपका मेंटेन बना रहेगा। और ये येलो कलर वाले नेस्टर्शियम के बीज भी मैंने वहीं से मंगाए थे। रेननक्यूलस भी अच्छे खिले, जमीन में ज़्यादा अच्छे खिले, पॉट्स में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं खिले। रेननक्यूलस फूल तो बहुत सुंदर होता है पर समझ में नहीं आता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लांट चलता है और कभी कभी एकदम से खराब हो जाता है और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। पर फिर भी मैंने देखा है कि क्यारियों में ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है पॉट के मुकाबले। और इनके नीचे जो है वो इनके बल्ब्स निकलेंगे, अगर आपने लगाए हो ना तो उन बल्ब्स को एकदम वैसे दिखेंगे जैसे नहीं बर्ड के क्लॉज होते हैं उसकी तरह। उनको इकट्ठा करके रख लेना, फिर अगले साल हाइड्रेट करके उनको फिर ग्रो करना, तो उससे आप अपने रेननक्यूलस के प्लांट ग्रो हो जाएंगे। एक दिन किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि बोरिंग नहीं लगता है, हाथ नहीं गंदे होते हैं, ऊब नहीं होती है रोज वही मोनोटोनस चीज़ें करते हुए। तो पहली बात तो देखो, गार्डनिंग में मोनोटोनस तो कुछ होता नहीं है। मौसम बदलने के साथ साथ प्लांट्स बदल जाते हैं, केयरिंग बदल जाती है, तो नयापन तो हमेशा ही होता है। दूसरी बात ये है कि जब आप फ्री होंगे तो आप क्या करेंगे, या तो आप फिर रिलैक्स करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आराम भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप फ़ोन में लग जाएंगे, वो भी अच्छा नहीं है। आप रिश्तेदारों से बात करेंगे, वो भी ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं है। और उसके अलावा टीवी देखेंगे, वो तो देखना शायद उससे बेकार कोई काम नहीं है, क्योंकि टीवी पर जो कुछ कंटेंट है वो देखने के लायक ही नहीं है। तो करेंगे क्या आप? और गार्डनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इतना इंटरेस्ट होता है ना, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपको कितना सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है और बहुत नयापन होता है, बहुत क्रिएटिविटी होती है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करें या हर बार एक टास्क बनाएं, जैसे मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, तो मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं और नया क्या कर सकती हूँ, मैं इस एरिया को कैसे बेटर बना सकती हूँ, कुछ ऐसा क्यों कैसे कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जो क्रिएटिविटी है उसको एक आउटलेट मिल रहा है यहाँ पे, और मुझको अच्छा लगता है मिट्टी में काम करना। अच्छा है, आपको ये पूरा ओवरव्यू पसंद आया होगा। भाई अगर पसंद ना भी आया हो तो लाइक कर देना और चाहे तो एक हार्ट ही कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस गार्डन को बनाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।